नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है मैत्रेय। स्वागत है आपका सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर। आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि सैनिक स्कूल क्लास 9th जनरल साइंस इसका 7th चैप्टर जो है हमारा रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन क्या होता है और लाइट में किस तरह से डिस्पर्शन होती है, हम इसके बारे में टोटल आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। अगर आप अपने इस सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो भी यहाँ पर फ्री लेक्चर्स डालेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा बच्चों। तो चलिए बिना देरी के हम यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला देखिए इंट्रोडक्शन। व्हेनेवर यू लुक इनटू ए मिरर और स्क्विंट एट सनलाइट ग्लाइटिंग ऑफ ए लेक, you are seeing a reflection. When you look at the text in a book, you are actually seeing the light that is reflected from it. Large telescopes use reflections to form images of stars and other astronomical objects. In fact, the only way we see an object that does not itself emit light is if that object reflects light. अब देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जैसे कि एक मिरर है, ठीक है। अब मान के चलो ये आपका एक मिरर है, तो ये मिरर पे क्या होगा, आपकी जो सनलाइट होगी, जो हमारा सूरज होगा, तो ये क्या होगा बच्चों, सूरज की जो लाइट, जो आप यहाँ पर सूरज के लाइट्स होते हैं, ठीक है, सूर्य के जो आप यहाँ पे सनराइज़ होते हैं, ये सन के जो राइजेस हैं ये हमारे यहाँ पर मिरर पर आ जाएंगे। फिर जैसे मिरर पर गिर जाएंगे तो मिरर से जो सनराइजेस है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसी को हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन बोल रहे थे। अब देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से समझाएंगे। अब फर्स्ट देखिए, ये हमारा एक मिरर है, ठीक है। चलिए ये हमारा एक मिरर हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए, ये मिरर का एक साइड का पार्ट है, ठीक है। हाँ ओके। अब देखिए, अब जैसे ही हम यहाँ पर, ये हमारी सन है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा सन जो होता है, जैसे सन के जो रेस होते हैं हमारे यहाँ पर मिरर पर पड़ जाएंगे, ठीक है। देखो ये हो गया हमारा मिरर, ये हो गया हमारी सनलाइट, ठीक है, यानी सन हो गया ये। तो सन के जो रेस होते हैं जैसे हमारे मिरर पर आ जाएंगे तो फिर ये रेस क्या करेंगे, बाउंस बैक करेंगे, ठीक है, बाउंसिंग बैक। तो इसको हम यहाँ पर बोलेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है। यही हमारा रिफ्लेक्शन होता है। जो भी सूरज से आएगा, जो भी सूरज से किरणें आते हैं, अगर ये मिरर पर गिरकर या किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर गिरकर यहाँ पर अगर वो रिफ्लेक्ट होंगे और वो रेस कोई दूसरे ऑब्जेक्ट पर यहाँ पर अगर वो विजिबल होंगे, तो इसी को हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट देखेंगे कि सेकेंड पॉइंट, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज इलिस्ट्रेटेड इन विच आल्सो शोज हाउ द एंगल्स आर मेजर्ड रिलेटिव टू द परपेंडिकुलर टू द सर्फेस एट द पॉइंट वेयर द लाइट रे स्ट्राइक्स। अब देखो हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है ये एक ऐसा इलिस्ट्रेट है, ठीक है, जो कि हम जो भी यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है हमारा, हम जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे एक लाइट मारेंगे या कोई भी सनलाइट आ गया, अगर वो सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर कोई दूसरे ऑब्जेक्ट पर गिर गया तो क्या होगा, एक वहाँ पर एक एंगल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन टू रेज, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमारा एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब हमारे सनलाइट हो गया, ये हमारी मिरर हो गई। तो जो यहाँ पर सनलाइट से एक मिरर पर गिर रही है, ठीक है, जो किस किरणें, ठीक, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंस रे, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको इंसिडेंस रे बोलेंगे, ठीक है। और जैसे कि ये जो रे होता है इंसिडेंस रे, जैसे ये रिफ्लेक्ट हो जाता है हम इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो यही होते हैं। अब इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच जो है एक एंगल यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। और इसके देखिए वो जो एंगल होती है ये ऑलमोस्ट जो परपेंडिकुलर भी होती है, ठीक है, उसके सरफेस एरिया से पॉइंट से। अब नेक्स्ट देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ वेरी सिंपल। हमारा जो रिफ्लेक्शन का लॉ है वो बहुत सिंपल होने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, व्हेन वी यूज़ आवर रिफ्लेक्शन इन ए मिरर, इट अपेयर्स दैट आवर इमेज इज एक्चुअली बिहाइंड द मिरर। वी सी द लाइट कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन डिटरमाइंड बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप देखते हैं जैसे कि, अब आपका एक बेस्ट एग्जाम्पल बच्चों, हर कोई जो हमारा एग्जाम्पल है बस एक मिरर ही है, बेस्ट एग्जाम्पल होता है ये रिफ्लेक्शन का। तो जैसे हमारे जो मिरर होता है, जो मिरर पे क्या होता है, जैसे कि एक रे गिर गई तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद जैसे वो जो रिफ्लेक्शन की जो लाइट है, जो रे है,
ये इसी तरह से एज इट इज़ जैसा यहाँ पर आ रही है, एज इट इज़ ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा इसी तरह से ये भी जो ऑब्जेक्ट पे वो जो इंसिडेंस रहे, यहाँ पर इंसिडेंस जिस तरह से आ रही है उसी तरह से यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे भी चली जाएगी। तो इसी को जो है ये हमारा जो है एक लॉ रहेगा, यानी ये हमारा एक सिंपल मेथड है ये, क्योंकि रिफ्लेक्शन का। अब देखो नेक्स्ट, वी सी द लाइट कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन डिटरमाइंड बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल्स आर सच दैट आवर इमेज अपीयर्स एग्जैक्टली द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज वी स्टैंड अवे फ्रॉम द मिरर। अब जैसे कि हमारा मिरर होता है, ठीक है, ये जो हमारा मिरर है ये मिरर के कुछ दूर, ठीक है, यहाँ पर हम खड़े हो जाएंगे, ठीक है, फिर जैसे आप हो आपकी तरह ही यहाँ पर सेम आपके मिरर में जो है आप अपीयर हो जाएंगे, ठीक है, ये हमारा एक लॉ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि मिरर रिफ्लेक्शन, हमारा जो मिरर है वो किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा। देखो, एन इमेज इन ए मिरर अपीयर्स एज थ्रू इट इज़ बिहाइंड द मिरर। हमारा जो मिरर होता है ये एक ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा जो कि हमारा जो मिरर होता है उसके बिहाइंड, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी वहाँ पर एक रे हो, ठीक है, या कोई भी एक ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, या जो कुछ भी हो हमारे मिरर के सामने, वो एज इट इज़ दूसरी जगह वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, एज इट इज़ दूसरी जगह वो अपीयर हो जाएगा। द टू रेज शोन आर दोज दैट स्ट्राइक द मिरर एट जस्ट द करेक्ट एंगल्स टू बी रिफ्लेक्टेड इनटू द आइज ऑफ द व्यूअर। अब देखिए हमारा जो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है सन से आता है, और नेक्स्ट हमारी जो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो एक ऑब्जेक्ट पर गिर जाती है, तो जो बीच में ऑब्जर्वर होता है हम, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, हमें एक करेक्ट एंगल दिख जाएगी, ठीक है, उसकी। तो यही होता है एक मिरर रिफ्लेक्शन का, यानी मिरर जो है उसका रिफ्लेक्शन का एंगल होती है। द इमेज अपीयर्स टू कम फ्रॉम द डायरेक्शन द रेस आर कमिंग फ्रॉम व्हेन दे एंटर द व्यूअर्स आइज। अब देखो हमें वो एंगल जो है कैसा अपीयर होगी, जो कि जो भी वहाँ पर रे आ रही है, ठीक है, जो उस डायरेक्शन से रे आती है, अगर वो व्यूअर जो हम इंसान वहाँ से जो देखते हैं उसको, अगर आपके आंख में गिरी तभी आपको जो है वो एज इट इज़ एक एंगल दिख जाएगी, ठीक है। अब देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है उसका लॉ क्या होता है देखेंगे। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमारा जो लॉ होता है वो ये होता है कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, आप कभी बताए थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है, यानी इंसिडेंस बताए थे और रिफ्लेक्शन बताए थे। अब देखो यहाँ पर यही बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, आप इंसिडेंस बोलो या इंसिडेंट बोलो एक ही होता है, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के एज इट इज़ सेम होता है, ठीक है, जितना यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है उतना ही यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको भी बताए थे, ये मिरर होता है, ये सनलाइट होती है, ठीक है, जैसे मिरर से यहाँ पर सॉरी हमारा जो ये सनलाइट है यहाँ से मिरर पर आ जाता है एक लाइट, ठीक है, जो रे सन रे, तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब जैसे कि ये जो मिरर पर गिर रहा है ये सूरज की किरणें, ठीक है, सूरज के लाइट जो गिर रही है मिरर पर उसको हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वही लाइट अगर रिफ्लेक्ट होकर कोई दूसरी जगह जा रही है हम इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये जितना यहाँ पर उसकी विड्थ है, जितना भी उसका लंबाई है, उसी उतने ही एंगल से यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्शन बन जाएगा बच्चों, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ पर देखिए बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, जैसे कि अगर हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हम ऐसे बताए जाए एक फार्मूले में, तो देखो थीटा आर इक्वल्स टू थीटा आई, ठीक है, हम इसको बोलेंगे थीटा। आप नोट डाउन कीजिए, ये आपके जो पॉइंट्स है ये बहुत आपको ज़रूर हो जाएंगे बच्चे, यानी ये बहुत मैंडेटरी है, आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे थीटा, ठीक है, थीटा आर इक्वल्स टू थीटा आई। देखिए जैसे कि आप अगर ऐसे बोलो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर आप ऐसे बोले तो वही भी रहे, मतलब वो एक ही लॉ रहेगा। अगर आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे तो वो भी एक ही रहेगा। अगर आप पहले इंसिडेंस इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन बोलेंगे या रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू इंसिडेंस बोलेंगे, अगर आप जो भी बोलें वो लॉ सही होगा, ठीक है। अब देखेंगे जैसे कि यहाँ पर क्या है, थीटा आर इक्वल्स टू थीटा आई। आर का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई मतलब क्या होता है, इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है।
यही होता है हमारा एक्सप्लेनेशन। अब चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे, द एंगल्स आर मेजर्ड रिलेटिव टू द परपेंडिकुलर टू सरफेस एट द पॉइंट वेयर द रे स्ट्राइक द सरफेस। अब देखो हमारा जो एंगल होता है, हम जो मेज़र करते हैं वो ऐसे परपेंडिकुलर होता है हमारे सरफेस से, ठीक है। हमारा जो सरफेस होता है मिरर का, जो हमारी ये सूरज की किरणें गिर रही है मिरर पे, ठीक है, ये जो सरफेस होता है ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर। ये भी हमारे एक लॉ का सेकंड पॉइंट है। अब देखो नेक्स्ट एक पॉइंट देखिए, वी एक्सपेक्ट टू सी रिफ्लेक्शंस ऑफ ए स्मूथ सरफेस, हाउएवर लाइट स्ट्राइक्स different parts of a rough surface at different angles and it is reflected in many different directions. Diffused light is what allows us to see a sheet of paper from any angle. Many objects such as people, clothing, leaves and walls have rough surfaces and can be seen from all sides. अब देखो जैसे कि हम अगर मिरर पे, ठीक है, अगर मिरर पे अगर कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट गिर गया, अगर वो यहाँ पर एक इंसान हो या कोई क्लॉथ्स हो, ठीक है, या कोई झाड़ के पत्ते हो या कोई भी हमारे वॉल्स जो होते हैं, ठीक है, वॉल हो, अगर ये जो भी अगर हमारे मिरर पर गिर जाएंगे तो उसी तरह से सेम सरफेस जो है हमें दूसरी साइड दिखाई देगा, ठीक है, वो भी क्लियरली, ठीक है, रफ सरफेस रहेंगे। ए मिरर ऑन द अदर हैंड हैज़ ए स्मूथ सरफेस, मतलब एक जो मिरर होता है, ठीक है, उसके एक साइड यहाँ पर रफ सरफेस होता है और एक साइड जो है एक स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है। कंपेयर विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो वेवलेंथ होती है अगर हम उससे कंपेयर की जाए तो एक साइड होता है रफ सरफेस और एक साइड होता है स्मूथ सरफेस हमारे मिरर के अंदर। एंड रिफ्लेक्ट्स द लाइट एट स्पेसिफिक एंगल्स। व्हेन द मून रिफ्लेक्ट्स ऑफ द सरफेस ऑफ ए लेक, ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इफेक्ट्स टेक्स प्लेस। तो यही थे ये पॉइंट में, जो कि हमारा जो मिरर होता है, इस मिरर में अगर हम जो भी हमारे, चाहे वो रफ साइड हो या स्मूथ साइड हो, ठीक है, ये किसी भी साइड हो, अगर हमें जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखेगा वो एज इट इज़ दूसरे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पे भी उसी तरह से सेम रहेगा। और हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और देखिए ये किसके इक्वल होता है, जो कि अगर हम वेवलेंथ का जो लाइट होता है अगर हम इससे कंपेयर की जाए तो ये सब कुछ जो है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह सेम विजिबल हो जाती है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है देखेंगे, उसमें स्नेल्स लॉ एंड द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे कि स्नेल्स लॉ क्या होता है, ठीक है, और हमारा जो रिफ्रैक्शन होता है इसका इंडेक्स क्या होता है, हम ये देखेंगे। देखो बच्चों रिफ्रैक्शन कुछ नहीं होता है, देखो रिफ्लेक्शन एक होता है और रिफ्रैक्शन अलग होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन का मतलब अलग होता है और रिफ्लेक्शन का मतलब अलग होता है। अब रिफ्लेक्शन आपको बताए थे, अगर कोई भी यहाँ पर मिरर पर एक रे गिर गई, अगर वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट हो गई, हम इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन हो गई। अब रिफ्रैक्शन क्या होती है, देखो अब ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो एक वाटर है, ठीक है, इसको आप मान के चलिए एक वाटर है, ठीक है, ऊपर क्या होती है, एयर। अब ये ज़मीन जो होती है, ज़मीन के नीचे क्या होता है बच्चों, वाटर होता है, ऊपर क्या होती है, एयर। तो हम ऊपर का जो यहाँ पर एयर का साइड है हम इसको बोलेंगे रेयर मीडियम, ठीक है, हम इसको बोलते हैं बच्चों रेयर मीडियम। और नीचे जो वाटर वाला जो सरफेस है, जो वाटर वाला जो बॉटम है, हम इसको बोलेंगे डेंसर मीडियम, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में आया कि रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, आप बता देना, ठीक है। जो रेयर मीडियम होता है इसमें एयर जो होता है ये प्रेजेंट होता है, एयर जो साइड होता है उसका हम रेयर मीडियम बोलेंगे। और जो वाटर टाइप जो लिक्विड यहाँ पर प्रेजेंट होता है हम इसको बोलेंगे डेंसर मीडियम, ठीक है। और बीच वाला जो हमारा है ये हमारी एक सरफेस लेयर है बच्चों, ठीक है, ये हमारी सरफेस है। अब चलिए अब आपको समझा देंगे कि डेंसर क्या होता है। अब देखिए डेंसर कुछ नहीं बच्चों, देखो अब फर्स्ट क्या होता है, जैसे आपको बताया था रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक रे रिफ्लेक्ट होकर जाती है, ठीक है, एक जो सरफेस होता है उसको टच करके उसी सरफेस से सेम दूसरे डायरेक्शन में चला जाती है, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखो अगर हम कोई भी एक जो हम रे यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, जैसे एक कोई भी रे अगर सरफेस पर गिर गई तो वो जो रे होती है ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, यानी वो जो है रे बाउंसिंग बैक नहीं करेगी, ठीक है। वो रे क्या करेगी, यहाँ पर जो हम रे यहाँ पर सरफेस से लग रही है उस वही रे यहाँ पर नीचे रेयर मीडियम, जो हम रेयर मीडियम पे जो भी हम यहाँ पर लाइट डाल रहे हैं वो रेयर मीडियम से जो लाइट होती है वो और रेयर मीडियम में नहीं जाएगी, ठीक है, वो क्या करेगी डेंसर मीडियम में आएगी, ठीक है। द रे विच पासिस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है, इसी का मतलब रिफ्रैक्शन होता है, समझ गए। देखो ये सरफेस होता है, सरफेस के ऊपर का हमारा रेयर मीडियम होता है जो कि यहाँ पर जो एयर वाला होता है, ठीक है।
अब आप मान के चलो आप कहाँ पर है बच्चों, धरती के ऊपर आप खड़े होकर है, ठीक है। आप अभी क्या है, आप पानी पर नहीं हो, ठीक है, आप एक एयर के पास हो, ठीक है। आपके जो अराउंड क्या चल रहा है, पूरा एयर है, ठीक है। तो आप अभी जहाँ पर हो, आप हम इसको रेयर मीडियम बोलेंगे, और आप जहाँ पर खड़े हो वो एक सरफेस हो गया, और आपके नीचे का, ठीक है, ज़मीन के नीचे क्या होगा, वाटर होगा, तो हम इसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। तो एयर जो हमारा रेयर मीडियम है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अब एक धरती पर एक यहाँ पर एक लाइट पास कर रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे मान के चलिए सरफेस है, हम इस पर क्या कर रहे हैं, एक लाइट को पास कर रहे हैं। तो उसी रेयर मीडियम की जो लाइट है वो यहाँ पर रेयर मीडियम में पास नहीं होगी, ठीक है। वो क्या करेगी, वो डेंसर मीडियम में जाएगी, जो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगी, तो हम इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन अलग होता है, रिफ्रैक्शन अलग होता है। अगर ये रेयर मीडियम से अगर रेयर मीडियम चले गई तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है। लेकिन ये एक मीडियम से दूसरी मीडियम जा रही है, तो इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर रिफ्रैक्शन। ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिए हैं, ठीक है। तो इसी का मतलब होता है रिफ्रैक्शन। तो ये रिफ्रैक्शन होता है। अब हम इसके लॉ को जानेंगे, और नेक्स्ट जो स्नेल्स लॉ होती है हम इसके लॉ को, और रिफ्रैक्शन का जो इंडेक्स होता है हम इनके बारे में अभी टोटली जानने वाले हैं बच्चों। देखो, द अमाउंट दैट ए लाइट रे चेंजेस इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स बोथ ऑन द इंसिडेंट एंगल एंड द अमाउंट दैट द स्पीड चेंजेस। हमारा जो लाइट रे होता है बच्चों, जैसे कि एक डायरेक्शन पे जा रहा है, ठीक है, मतलब एक डायरेक्शन पे जो जाता है वो उसके एक मतलब जो बोथ ऑन द इंसिडेंट एंगल, जो इंसिडेंट एंगल होते हैं उसके ऊपर डिपेंड होकर रहता है वो, ठीक है। जो कि वो कितना स्पीड है वो उसके ऊपर ही वो रिफ्रैक्शन डिपेंड होकर रहता है। और नेक्स्ट देखिए, इट इज़ ईजी टू नोटिस some odd things when looking into a fish tank. For example, you may see the same fish appearing to be into different places. अब देखो, आपको एग्जांपल एक बता देंगे कि आप देखो, अगर आपको एक ऑड थिंग्स को ले लो, ठीक है, जैसे कि एक फ़िश टैंक में जो है आपको एक छोटे छोटे पार्टिकल जो थिंग्स दिखाई देंगे। आप एग्जांपल में ले लो बच्चों, जो कि यू मे सी द सेम फिश अपियरिंग टू बी इनटू डिफरेंट प्लेसेस। अब आपकी वो जो फिश रहती है वो दूसरी जगह पे आपको यहाँ पर दिख जाएगी। दिस इज़ बिकॉज लाइट कमिंग फ्रॉम द फिश टू अस चेंजेस डायरेक्शन व्हेन इट लीव्स द टैंक। अब यहाँ पर क्या होती है, अब देखो आपको समझा देंगे कि यहाँ पर एक फ़िश है बच्चों, ठीक है। ये फ़िश क्या करेगी, आपको यहाँ पर दिखाई देगी, और कुछ देर बाद आपको यही फ़िश आपको इधर दिखाई देगी। ये क्यों हो रहा है ऐसा, देखो यहाँ पर यही मतलब है था कि दिस इज़ बिकॉज लाइट कमिंग फ्रॉम द फिश इज़ टू अस चेंजेस डायरेक्शन व्हेन इट लीव्स दिस टैंक। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अभी अपन मतलब हमें जो यहाँ पर फ़िश की लाइट दिख रही है, जो हमें फ़िश से लाइट आ रही है, अगर वो फ़िश अगर कहीं दूसरी जगह चेंज हो गई, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो जो वाटर होता है, जो टैंक होता है पानी का, वो उसको लीव कर रही है, यानी छोड़ दे रही है। तो इसी का मतलब होता है रिफ्रैक्शन। ये हमारा बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। एंड इन दिस केस इट कैन ट्रैवल टू डिफरेंट पाथ्स टू गेट टू आवर आइज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसी से ही, ठीक है, अब इसी के साथ साथ हमारा जो यहाँ पर फिश होती है ये क्या करेगी, वो दूसरी जगह पर भी पाथ करेगी, यानी दूसरी जगह पर भी जाएगी, दूसरी जगह पर भी वो जो क्या है ट्रैवल करेगी। ये क्यों करेगी बच्चों, ताकि इसका मतलब ये इसलिए करती है ताकि हमें जो है मतलब हमारी जो फ़िश होती है उसको और भी हमारे आंख के साथ उसका कांटेक्ट हो, ठीक है। इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वेज में वो ट्रैवल करते रहती है वाटर में। द चेंजिंग ऑफ ए लाइट रेज डायरेक्शन लूजली कॉल्ड बेंडिंग। अब देखो, हमारा जो लाइट का रे अगर चेंज हो गया, अगर लाइट का जो डायरेक्शन होता है अगर वो चेंज हो गया, तो हम यहाँ पर बोलेंगे बेंडिंग, ठीक है। जैसे कि देखो, ये हमारी एक सरफेस हो गई, ठीक है। अब जैसे कि हमारी एक रे आ रही है यहाँ पर सरफेस को लग गई, ठीक है, और ये जो सरफेस होती है, सरफेस पर जो भी यहाँ पर इंसिडेंस रे आती है, जैसे वो यहाँ पर डेंसर मीडियम है, जैसे कि वो एक बेंड होकर जा रही है, ठीक है। देखो, ये स्ट्रेट आ रही है, इसको तो यहाँ पर स्ट्रेट जाना चाहिए था ना बच्चों, लेकिन ये क्या कर रही है, एक बेंड होकर जा रही है। देखो, ये आई पहले स्ट्रेट, ठीक है, देखिए एक जो रे है ये स्ट्रेट आ रही है, ठीक है। ये स्ट्रेट आकर क्या हो रही है यहाँ पर, ये दूसरे मीडियम में जा कर के देखो यहाँ पर बेंड हो रही है, ठीक है। इसी को हम यहाँ पर बेंडिंग बोलेंगे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेंडिंग। अब चलिए यहाँ पर यही बोल रहे कि जैसे कि हमारे जो भी यहाँ पर बेंडिंग होती है, ठीक है। अब लाइट रे जो डायरेक्शन जो चेंज होती है, चेंजिंग ऑफ लाइट रेज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज बेंडिंग, ठीक है। व्हेन इट पासेस थ्रू वेरिएशंस इन मैटर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, जो कि अभी आपको समझा दिए हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ। जो कि अगर रेडियल मीडियम का जो भी इंसिडेंट रे यहाँ पर डेंसर मीडियम में जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन।
द इंसिडेंट रे विच ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब देखो आपको एक सवाल उठकर आता होगा कि सर हम यहाँ पर रेयर मीडियम से जो डेंसर मीडियम में जा रहा है लाइट, ठीक है, जो लाइट एक रेयर मीडियम से लेकर के डेंसर मीडियम में पास हो रही है। तो एक सेकंड बच्चों, अब देखिए, अब आपकी जो एक सरफेस है, ठीक है, ये हमारी हो गई एक सरफेस। अब आपको समझा देंगे यहाँ से, ओके। अब देखिए ये हमारी बन गई एक सरफेस। अब नीचे क्या होगा आपका, वाटर होगा, ठीक है, जो कि हमारी डेंसर मीडियम होती है। देखिए ये हमारा होता है बच्चों वाटर, ठीक है। देखिए ये आपका हो गया सरफेस। देखिए बच्चों ये आपका क्या हो गया, ये आपकी सरफेस है, ठीक है, ये आपका अर्थ है मान के चलो, ये सरफेस हो गई। और उसके नीचे क्या होगा, वाटर, ठीक है, जो कि पानी होता है, ठीक है। देखिए बच्चों आपको नीचे होगा वाटर, देखो ये हो गया वाटर, और ऊपर हो गया बच्चों आपका एयर, ठीक है, जो कि हवा। अब देखिए हमारा जो हवा होती है ऊपर, एयर, तो ये होता है बच्चों, अब देखिए ये हो गया एयर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम, ठीक है, रेयर मीडियम। वो जो वाटर होता है जो कि ग्राउंड के नीचे, इसको हम बोलेंगे डेंसर मीडियम। अब आपको ये डाउट आता होगा कि जैसे कि, अब देखिए ये जो रेयर मीडियम है, यहाँ से एक लाइट पास करके आ रही है, ठीक है, और कहाँ पर जा रही है, एक डेंसर मीडियम में आकर बेंड हो रही है, ठीक है। आप बोलेंगे कि सर हाँ, आप एक मीडियम से लेकर कोई दूसरी मीडियम में जा रही है लाइट, जैसे कि रेयर मीडियम से लेकर के अगर डेंसर मीडियम में एक इंसिडेंट रे जा रही है, तो आप इसको बोल रहे हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है, जो कि वो रेयर से डेंसर में आ रही है। तो आपके क्वेश्चन आता होगा कि सर अगर वो जो इंसिडेंट जो रे है, अगर ये डेंसर मीडियम से लेकर अगर रेयर मीडियम में अगर जाएँ तो क्या वो रिफ्रैक्शन होगी, ठीक है। तो हाँ बच्चों ज़रूर होगी, ठीक है, जैसे कि आपको बताए थे, ठीक है, जैसे कि द इंसिडेंट रे विच ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, जो कि यहाँ पर हमारे डेफिनेशन में यही है, डेफिनेशन में, जो कि एक मीडियम से लेकर दूसरे मीडियम, चाहे वो भी रेयर मीडियम से डेंसर में जाए या डेंसर से रेडियर में जाए, ठीक है, आप जो मीडियम बोलेंगे वो उस मीडियम से, लेकिन वो सेम मीडियम ना हो, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर जो मीडियम अलग अलग होता है, ठीक है, अगर रेडियर से डेंसर या डेंसर से रेयर, आप जो मीडियम बोले वो मीडियम अगर अलग अलग मीडियम से जाएँ तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर, जैसे कि आपका ये देखो, अब नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ट्रेमोंडोस रेंज ऑफ ऑप्टिकल फेनोमेना फ्रॉम द एक्शन ऑफ लेंसेज टू वॉइस ट्रांसमिशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमारा जो रिफ्रैक्शन होता है इसका लॉ क्या होगा, देखो, लुकिंग एट द फिश टैंक एज शोन we can see the same fish in two different locations because light changes direction when it passes from water to air. In this case, the light can reach the observer by two different paths. So this fish means the अभी आपको बताए थे यही, ठीक है, अभी आपको क्या बताए थे, जैसे कि अब हमारी जो फ़िश है ये एक जगह से आपको दूसरी जगह दिखाई देगी, ठीक है। जो लोग यहाँ पर रेयर मीडियम में रहेंगे तो जैसे वो ऑब्जर्व करेंगे, वो फिश क्या करेगी, एक जगह से लेकर दूसरी जगह देखे जाएगी, हम जो क्या करें उसको एक कॉन्टेक्ट में रखा लेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक ऑप्टिकल फिनोमेना है ये, ठीक है, एक ऐसा ऑप्टिकल फिनोमेना है जो कि हमारी लाइट जो है बेंड होकर जा रही है, ठीक है। यही जो हमारा एक बेस्ट एग्जाम्पल फिश टैंक का है बच्चों। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रिफ्रैक्शन क्या है, द चेंजिंग ऑफ लाइट रेज डायरेक्शन, जो कि लूजली कॉल्ड बेंडिंग, जो कि हम छोटा बेंडिंग बोलते हैं। अगर आप रिफ्रैक्शन बोले तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग। वो रिफ्रैक्शन कभी एक स्टेट टू स्टेट नहीं होगा, अगर ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगा लेकिन उतना भी नहीं होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑलमोस्ट मतलब लूजली जो है वो बेंडिंग ही होता है। अब नेक्स्ट क्या है, व्हेन इट पासेस थ्रू वेरिएशंस इन मैटर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, जो भी मैटर से वो जो इंसिडेंट रे है अगर वो पास की जाए तो हम यहाँ पर रिफ्रैक्शन बोलते हैं उसको। अब नेक्स्ट देखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट होती है, जो इंसिडेंट लाइट होती है उसका स्पीड क्या होगा। देखो, द स्पीड ऑफ लाइट सी नॉट ओनली अफेक्ट्स रिफ्रैक्शन,
इट इज़ वन ऑफ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स ऑफ आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट है बच्चों, जो सी हम बोलते हैं उसको, वो एक ऐसा इफेक्ट नहीं है वो रिफ्लेक्शन का, ठीक है। सी नॉट ओनली इफेक्ट रिफ्लेक्शन, वो तो ऑलरेडी एक रिफ्लेक्शन का इफेक्ट तो है ही, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन उसी के साथ साथ इट इज़ वन ऑफ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट, मतलब हमारे जो आइंस्टीन की थ्योरी है उसका भी एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट भी है वो, ठीक है, जो कि एक इफेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, जो कि हमारा स्पीड ऑफ लाइट। अब नेक्स्ट देखिए, द स्पीड ऑफ लाइट वेरीज, देखो द स्पीड ऑफ लाइट वेरीज इन प्रीसाइज मैनर विद द मटेरियल इट ट्रांसफर्स, इट मेक्स कनेक्शंस बिटवीन स्पेस एंड टाइम एंड alters our expectations that all observers measure the same time for the same event. For example, the speed of light is so important that its value in a vacuum is one of the most fundamental constants in nature, as well as being one of the 4 fundamental SI units. अब हमारे जो 4 fundamental SI units होते हैं वो क्या होते हैं, ये हमारे नेचर का जो है बच्चों एक मोस्ट वैक्यूम एक होता है, ठीक है। मतलब आप देखो किसी भी, मतलब आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट ले लो या कोई भी आप मेजरमेंट्स के कोई भी आप थिंग्स ले लो, उसको एसआई यूनिट्स होते हैं, ठीक है, उनके एक फंडामेंटल एसआई यूनिट्स है। इसी तरह से हमारी जो स्पीड होती है इसी को भी एक फंडामेंटल यूनिट है। ये क्या करेगी, मतलब स्पेस और टाइम और अल्टर्स इनके बीच एक कनेक्शन लगाएगी, ठीक है। और हम जो ऑब्जर्वर्स है कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि जो टाइम और जो हमारा जो इवेंट हो रहा है ये सब कुछ ऑलमोस्ट सेम टाइम होता है, सेम इवेंट होता है, हम इस तरह से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। लेकिन स्पीड ऑफ टाइम जो होती है वो ऑलमोस्ट अलग होती है, उसका जो टाइम होता है, उसका जो भी स्पेस होता है, वो सब कुछ अलग होता है, लेकिन हमें बस एक ही दिखाई देगा, वो सेम ही दिखाई देगा, लेकिन वो वैसा नहीं होता, उसका जो कनेक्शन है वो सब कुछ डिफरेंट होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट डज लाइट चेंज डायरेक्शन व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मटेरियल यानी मीडियम टू अनदर। अभी आपको बताए थे कि जो भी यहाँ पर वन डायरेक्शन, यानी हाउ डज लाइट चेंज डायरेक्शन, मतलब हमारा जो लाइट का डायरेक्शन है वो एक मीडियम से अनदर मीडियम में जा रहा है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है ऐसा, इट इज़ बिकॉज लाइट चेंजेस स्पीड व्हेन गोइंग फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर, क्योंकि हमारा जो लाइट होता है, लाइट की जो स्पीड होती है वो चेंज हो जाएगी। अब देखो हमारे सरफेस है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, रेयर मीडियम से एक यहाँ पर लाइट आ रही है, ठीक है, सरफेस को टच हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगी, थोड़ा बेंड होकर के हमारे डेंसर में आ गई, ठीक है, डेंसर मीडियम में, रेयर मीडियम से क्या करेगी लाइट जो कि इंसिडेंट रे यहाँ पर डेंसर मीडियम में आ गई। अब ये इस ऐसे क्यों आई, मतलब ये क्यों ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ से जो एक स्पीड ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ पर आके कुछ जो स्पीड होता है लाइट का वो मूवमेंट यहाँ पर ऑलमोस्ट चेंज होएगा, इसलिए इसके कारण यहाँ पर आपकी जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पर बेंड हो जाएगी, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें और ए रे ऑफ लाइट चेंजेस डायरेक्शन व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर एज बिफोर द एंगल्स आर मेजर्ड relative to the perpendicular to the surface at the point where the light ray crosses it. The change in direction of the light ray depends on the how of the speed light changes. अभी आपको यही बताए थे, the change of the speed of light is related to the incidence indices of refraction of the media involved. In mediums that have a greater index of refraction and speed of light is less. अब देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमारे जो मीडियम्स होते हैं उस मीडियम में आप चाहे आप जो भी एक ग्रेटर इंडेक्स ले रहे हो वो क्या होते हैं, वो रिफ्रैक्शन के क्या होते हैं, वो हमारे जो रिफ्रैक्शन के ग्रेटर इंडेक्स होते हैं ये स्पीड ऑफ लाइट से कम होते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में से क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं बच्चों, ठीक है, मतलब बारीकी से क्वेश्चंस आएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हम ये क्वेश्चन को पोर्शन को हम कंप्लीट किए हैं, क्या हम ये क्वेश्चन देखें, आपको इसे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन मीडियम्स दैट हैव ए ग्रेटर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज़ लेस। अब देखो इसमें ये एक ही बोल रहा है, अब हमारी जो रिफ्रैक्शन की ग्रेटर इंडेक्स है, ठीक है, रिफ्रैक्शन की ग्रेटर इंडेक्स ये क्या है बच्चों, ये लेस दैन स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अगर आपको ऐसा लॉ पूछा है रिफ्रैक्शन का, इज रिफ्रैक्शन ग्रेटर इंडेक्स इज लेस दैन स्पीड ऑफ लाइट और मोर दैन स्पीड ऑफ लाइट, अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा तो, और आपको नीचे रहेगा बोथ ए एंड बी, या और इसे आपका डी ऑप्शन रहेगा नन ऑफ द बोथ, तो इसी तरह से आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। हमारी जो रिफ्रैक्शन जो होता है
इसमें जो हमारे जो ग्रेटर इंडेक्स की रिफ्रैक्शन की जो ग्रेटर इंडेक्स होता है, ये इसका क्या होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट से लेस होता है, ठीक है। इमेजिन मूविंग योर हैंड थ्रू द एयर एंड देन मूविंग इट थ्रू ए बॉडी ऑफ वाटर. It is most difficult to move your hand to the water, and thus your hand slowly slows down if you are applying the same amount of force. Similarly, light travels slower when moving through mediums that have higher indices of refraction. देखो ये आपके लिए बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है। अब ये हमारा एक सरफेस, ठीक है, आप यहाँ पर ये हमारा एयर है, ठीक है, ये है हमारा वाटर, ठीक है, जो कि हमारा रेयर, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, ये डेंसर मीडियम हो गया और ऊपर का रेयर मीडियम। अब आप क्या करोगे, जो आप एयर पर हो, ठीक है, आप जहाँ भी एयर में हो, ठीक है, ये अर्थ के ऊपर हो, आप नीचे पानी है सब कुछ भरा हुआ। अब आप क्या करोगे, जैसे आप अर्थ के ऊपर तो कोई पानी नहीं रहेगा, आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर जैसे कि आपके जो हाथ हैं ये आप राउंड घुमाओगे, ठीक है, जैसे कि देखो आपका जो हैंड होता है, ये इस हैंड को आप क्या करोगे, इस तरह से आप राउंड घुमाओगे। आप जितना चाहे आप उतना स्पीड घुमा सकते हैं आपके एयर में, ठीक है। आपको थकावट आएगा लेकिन उतनी भी मतलब जल्द थकावट नहीं आएगी, ठीक है। और आपके जो हैंड्स है उसमें पेन भी कुछ ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, आपके रेयर मीडियम में। लेकिन उसी तरह से अगर आप नीचे उतर जाओ, ठीक है, जैसे आप यहाँ से लेकर के अगर आप वाटर में आ गए, ठीक है, वाटर में आने के बाद आपका जो हैंड है, चलो हैंड और घुमा लो, फिर क्या होगा, आप जैसे घुमाओगे जिस स्पीड ऑफ रेंज से, वो हैंड क्या होगा, धीरे 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 स्लो होगा, ठीक है। क्योंकि देखो अब देखो, आप जैसे हम इस रेंज में घुमा रहे हैं, ठीक है, आप देखिए सर्किल को, जैसे हम इस रेंज में घुमा रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, यही रेंज आपका हाथ में दर्द आना चालू हो जाएगा, ठीक है। आपका जो स्पीड होता है ये ऐसा घटता हुआ धीरे धीरे आकर के आप स्टॉप कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो ये जो है इसी तरह से आपका एक सिमिलर है, जैसे कि जो भी हमारा यहाँ पर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जो भी जा रहा है, उसी तरह से हमारी जो स्पीड है वो एक बढ़ेगी और एक घटेगी, ठीक है। इस तरह से हमारा चलते रहता है। तो ये हमारा एक सिमिलर एक एग्जांपल बन गया। अब नेक्स्ट देखिए, द अमाउंट ऑफ दैट लाइट रे चेंजेस इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन द इंसिडेंट एंगल ऑफ द अमाउंट दैट द स्पीड चेंजेस। यहाँ पर ये है कि हमारी जो यहाँ पर सरफेस पे जो भी यहाँ पर इंसिडेंट रे गिर रही है, तो इसका स्पीड चेंजेस, जो भी हमारा अमाउंट ऑफ स्पीड है, उसका अमाउंट ऑफ स्पीड को देख करके उसकी लाइट ऑफ इंसिडेंस की जो डायरेक्शन है उसको देख करके ही हमारा जो वो हमारा इंसिडेंट रे होता है, वो चाहे वो रिफ्लेक्ट भी हो सकता है या रिफ्रैक्ट भी हो सकता है, ठीक है। इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्ट ताकि वो रेयर से डेंसर जा रही है, और इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्ट ताकि वो रेयर से रेयर जा रही है, ठीक है। अगर जो भी सेम यहाँ पर मीडियम में ट्रैवल करेगी लाइट, उसको हम बोलेंगे रेयर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम लाइट जाने के लिए हम इसको बोलेंगे डेंसर। अब देखिए, फॉर ए रे एट ए गिवन इंसिडेंट एंगल ए लार्ज चेंज in speed causes a light change in direction, and thus a large change in angle. The extra mathematical relationship in a law of refraction or Snell's law, which is stated in equation form as n1 sin theta 1 equals to n2 sin theta 2, ठीक है। अब ये देखिए, अब हमारा जो ये है बच्चों, ठीक है, अब ये हमारा जो फार्मूला है, ये फार्मूला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का है बच्चों, ठीक है। ये हमारा स्नेल्स लॉ है, ठीक है। इसका जो इक्वेशन है ये है, देखो यहाँ पर, अब आप यहाँ पर देखिए क्लियरली, n1 साइन थीटा 1 इक्वल्स टू n2 साइन थीटा 2, ठीक है। ये क्या होगी, एक हमारी फार्मूला होगी, ठीक है, किसकी, स्नेल्स लॉ की। और इससे हम सब कुछ देख सकते हैं कि कितना आपको स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, क्या रिलेशनशिप बन रहा है यहाँ पर डायरेक्शंस में, एंगल्स में, ठीक है। आप सब कुछ इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, here n1 and n2 are the indices of refraction for medium 1 and 2, and theta 1 and theta 2 are the angles between the rays and the perpendicular in medium 1 and 2. The incoming ray is called the incident ray, and the outgoing ray the refracted ray, as the associated rays and the incident angle at the reflection ray, ठीक है। अब यही बोल रहा है जो कि स्नेल्स लॉ क्या है, देखो, द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड Snell's law after the Dutch mathematician Wilbrod Snell, who discovered it in 1621। देखो, विल्ब्रोड स्नेल जो है हमारे इस नाम के साइंटिस्ट ने 1621 में ये क्या किए थे, ये स्नेल्स लॉ है ये इसको निकाले थे बच्चों, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड फाइबर ऑप्टिक्स, यानी इंटरनल रिफ्लेक्शंस किस तरह से और फाइबर ऑप्टिक्स क्या है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस हैपेंस व्हेन ए प्रोपगेटिंग वेव strikes a medium boundary at an angle larger than a particular critical angle. अब नेक्स्ट देखिए, द इंटरनल रिफ्लेक्शन इज ए phenomenon that happens when a propagation wave strikes a medium boundary at an angle larger than a particular critical angle with respect to the normal to the surface. अब ये क्या है बच्चों, ये आपको एक क्रिटिकल एंगल के बारे में एक बस बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, एक फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में। अभी तो आपको इस टॉपिक को लेकर क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन अगर आएंगे तो भी आपको बताएंगे, नीचे आपको क्वेश्चन है इनके रिलेटेड आपको सब कुछ आपको नीचे बताएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होते हैं, देखिए, द क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिटवीन विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर्स। अब देखो हमारे जो इंटरनल रिफ्लेक्शंस होते हैं रेयर से रेयर जो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हैं, हम इसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू द नॉर्मल एट द रिफ्रैक्टिव बाउंड्री, ठीक है। कंसिडर ए लाइट रे पासिंग फ्रॉम ग्लास इनटू एयर। हमारी जो लाइट होती है ग्लास से एयर जो जाती है वो एक आपका एग्जांपल होता है। द लाइट एमनेटिंग फ्रॉम द इंटरफेस इज बेंट टूवर्ड्स द ग्लास व्हेन द इंसिडेंट एंगल इज इंक्रीज सफिशेंटली द ट्रांसमिटेड एंगल इन एयर रीचेस 90 डिग्री। जो भी हमारी इंसिडेंट एंगल होती है अगर ये बढ़ जाती है तो हमारा जो एंगल होता है जो कि एयर के अंदर वो क्या होता है, वो 90 डिग्री के बाद चला जाता है, ठीक है। ये बस कैलकुलेशन है, आप इसको अगर देखेंगे भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ये छोड़ दो बच्चों। अब नेक्स्ट देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज ए पावरफुल टूल सिंस इट कैन बी यूज्ड टू कन्फाइन लाइट। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज इन फाइबर ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल फाइबर इज़ ए थिन ट्रांसपेरेंट फाइबर। हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ये बहुत थिन ट्रांसपेरेंट फाइबर होता है, यूजुअली मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। ऑप्टिकल फाइबर से हम यहाँ पर ग्लास बनाते हैं, प्लास्टिक्स बनाते हैं फॉर ट्रांसमिटिंग लाइट। जो लाइट होती है उसमें जो है ग्लास से मतलब ग्लास से बाहर जो कि ट्रांसमिट जो लाइट होती है उसको बनाने के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ करते हैं, यही यहाँ पर पॉइंट में बताया गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ एन फाइबर ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ ए आउटर प्रोटेक्टिव क्लैडिंग एंड एन इनर कोर थ्रू विच लाइट पल्स ट्रैवल। अब हमारा जो यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर होता है वो कैसे होता है, जो कि एक आउटर जो होता है उसका आउटर जो सरफेस होती है ऑप्टिकल फाइबर की वो बहुत प्रोटेक्टिव होती है, ठीक है, क्लैडिंग होती है, जैसे कि इनर में जितने भी यहाँ पर लाइट्स होते हैं वो पल्सेस जो कि वो ट्रैवल हो सकें, ठीक है। द ओवरऑल डायमीटर ऑफ द फाइबर इज़ अबाउट 125 एंड द टॉप द कोर इज़ जस्ट अबाउट 50। अब देखो हमारा जो बाहर का जो भी हमारा मतलब ओवरऑल जो डायमीटर होता है फाइबर का वो 125 के आसपास होता है और जो कोर होता है वो यहाँ पर 50 के आसपास होता है, ठीक है। अब ये हमारे पॉइंट्स हो गए। द डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग एंड द कोर अलाउस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द सेम वे एज हैपेंस एट एन एयर वाटर सरफेस, ठीक है। इफ़ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए केबल एंड विथ एन इंसिडेंट रे ग्रेटर दैन द, ये सब कुछ आपका एक्सप्लेनेशन है बच्चों, ठीक है। आपको पॉइंट समझ में आया होगा, आपको ये पॉइंट से ही क्वेश्चन पूछेंगे, ये इतना सारा आपको एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बस हम आपको एक एक्सप्लेनेशन समझने के लिए हम इसको यहाँ पर लाए हैं बच्चों, ठीक है। अब हम की टर्म्स देखेंगे, हम की पॉइंट्स देखेंगे जो कि अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आप आसानी से रिकॉल भी करेंगे, ठीक है, और समझ में आएंगे रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या होती है, जो स्नेल्स लॉ क्या होती है, सब कुछ आप एक ही बार में समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए हम अभी यहाँ पर देखेंगे की टर्म्स क्या होते हैं। देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है पहले हम ये देखेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोपोगेटेड वेव, देखिए बच्चों, बीइंग थ्रोन बैक फ्रॉम ए सरफेस। देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमारी जो प्रॉपर्टी होती है जो प्रोपोगेटेड जो वेव होता है वो क्या होता है, वो एक रिटर्न बैक यानी बाउंसिंग बैक, ठीक है, जो रे बाउंस बैक हो रही है, ठीक है। द रे विच इज़ बाउंसिंग बैक, द इंसिडेंस रे विच हैज़ बिन बाउंसिंग बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये आपको बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है मिरर, इससे आ रही है सनलाइट, सनलाइट के जो रे होते हैं आ रही है, तो ये जो इंसिडेंट रे है द रे विच इज़ बाउंसिंग ब्लैक, ठीक है, द रे विच इज़, देखो ये जो ये रे है, ठीक है, द रे, देखो ये सनलाइट का रे होता है, ठीक है। द रे विच इज़ बाउंसिंग बैक, यानी बाउंसिंग बैक का मतलब जो रिफ्लेक्ट हो रही है, द रे विच इज़ बाउंसिंग बैक इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखिए, चेंजिंग ऑफ लाइट रेज डायरेक्शन व्हेन इट पासेस थ्रू वेरिएशन इन मैटर। अब मैटर क्या होता है,
रेयरर और डेंसर, यही हमारे मैटर होते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, जैसे कि चेंज ऑफ लाइट रेस, जो कि लाइट के जो रे होते हैं, जैसे कि इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है, जो कि लाइट रे है एक, और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये क्या होता है, लाइट रे होते हैं, इनके डायरेक्शन को चेंज होना एक पासेस के थ्रू, यानी जो वेरिएंट जो होते हैं वेरिएशंस मैटर, इसके थ्रू, जैसे कि रेयर से डेंसर आया, डेंसर से रेयर चला गया, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन का इंडेक्स क्या होता है, देखिए, फॉर ए मटेरियल द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट इन द मटेरियल। अब हमारा जो रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट का वैक्यूम के अंदर, वो क्या होगा, एक हमारा मटेरियल बनेगा, इसको ही हम यहाँ पर बोलेंगे इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। एक मटेरियल को हम यहाँ पर बोलते हैं इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। अब नेक्स्ट देखेंगे स्नेल्स लॉ। हम स्नेल्स लॉ में क्या पढ़ें, देखो, ए फार्मूला यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन। आपको अभी समझा दिए ऊपर में फार्मूला, ठीक है, जो कि वो जो फार्मूला है बच्चों, ये काम करेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, हमारी जो एक मीडियम की जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और इससे लेकर इधर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये जो बीच में एंगल बनती है, इसका जो है एक रिलेशनशिप बताना, ठीक है, यही हमारी स्नेल्स लॉ की फार्मूला बताती है, यही हमारा स्नेल्स लॉ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्लैडिंग। क्लैडिंग ये होता है कि वन और मोर लेयर्स ऑफ मटेरियल ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन इनिशिएट कॉन्टैक्ट विद ए कोर मटेरियल ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक से अधिक जो लेयर होते हैं मटेरियल के, वो क्या होते हैं, एक लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना जाता है उनको। जैसे कि वो क्या कहते हैं, एक कोर के साथ वो मतलब इनिशिएट होते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, किसके साथ यहाँ पर, और हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मिल करके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे डाइपोल क्या होता है, ये सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। हमारे जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं प्लस, ठीक है, अब हमारे जो नेगेटिव चार्ज होते हैं माइनस, इसको सेपरेट करने के लिए, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड एज डाइपोल, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इनको सेपरेट करने के लिए ही हम यहाँ पर उस सेपरेशन को डाइपोल कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, देखिए, एन इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कंसिडर्ड फॉर इट्स इलेक्ट्रिक susceptibility, that is its property of polarization when exposed to an external electric field। हमारा जो डाइइलेक्ट्रिक होता है बच्चों, जो कि एक जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से इंसल्ट हो जाना, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इंसल्टिंग होना, या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से होगी वो एक इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो सस्टेबिलिटी होना, तो इसको ही हम यहाँ पर डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एक आप प्रॉपर्टी ले लो पोलराइजेशन की, जैसे वो एक्सपोज हो जाएगी, वो क्या होगी, वो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बिल्ड करेगी, तो इसको हम एक बेस्ट एग्जाम्पल बोले हैं डाइइलेक्ट्रिक का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पोलराइजर। पोलराइजर ये होता है कि एन ऑप्टिकल फिल्टर दैट पासेस लाइट ऑफ ए स्पेसिफिक पोलराइजेशन एंड ब्लॉक व्यू ऑफ अदर पोलराइजेशन। अब देखो, हमारा जो पोलराइजेशन होता है ये होता है कि ऑप्टिकल जो हमारे फिल्टर्स होते हैं, आपके जो ऑप्टिकल फाइबर जो फिल्टर होते हैं, ये क्या होता है, ये एक लाइट के थ्रू पास होंगे, ठीक है, एक पासेस लाइट, दैट पासेस लाइट, यानी एक लाइट को पास करेंगे ऑप्टिकल फिल्टर्स, जैसे कि वो एक पोलराइजेशन होंगे एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पोलराइजर। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टोटल आज के इस लेक्चर में हम 20 यहाँ पर डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम में बहुत आने के चांसेस होते हैं। आप आपके नोट में इसको ज़रूर लिखिए, ताकि आपके एग्जाम में आने के चांसेस इसके बहुत है बच्चों। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, when a plane mirror is rotated through a certain angle, the reflected ray turns through twice as much as the size of image। ऑप्शन ए बोल रहा है इज डबल्ड, ऑप्शन बी है इज हार्ड यानी हाफ्ड, ठीक है, यानी आधा, और ऑप्शन सी बोल रहा है बिकम्स इनफाइनाइट, ऑप्शन डी बोल रहा है रिमेन्स द सेम। यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हेन ए प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू ए सर्टेन एंगल, हमारा जो प्लेन एक मिरर होता है अगर किसी भी एक सर्टेन एंगल से रोटेट हो जाए, ठीक है, फिर ये क्या होगा, द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू ट्वाइस एज मच एज द साइज ऑफ द इमेज। अब यहाँ पर जो हमारा रे बन रहा है, ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड रे बन रहा है, ये ट्वाइस यानी ये 2 गुना है, ठीक है, जो कि हमारे इमेज के साइज़ के साथ, तो कितना ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि रिमेन्स द सेम। अगर हमारा जो प्लेन का जो मिरर होता है, अगर हम उसको रोटेट करें, अगर 2 गुना बन रहा है, तो सेम उधर भी जो है रिफ्रैक्टेड जो है ये 2 गुना ही बन जाएगा, ठीक है। तो यही फर्स्ट क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स। हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, अगर हम इसको 2 प्लेन मिरर के साथ अगर हम इनको एक सिमेट्रिकली अगर हम रखा जाए, ठीक है,
इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 72 डिग्रीज, 72 डिग्रीज इनका एंगल हो जाएगा। देन द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड एज, बाद में उसके अंदर कितने यहाँ पर नंबर ऑफ इमेज, मतलब कितने नंबर ऑफ इमेज यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। ऑप्शन ए बोल रहे हैं 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है इनफाइनाइट। तो इसका सही उत्तर हम बोल रहे हैं जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि 4, ठीक है। 4 इमेज फॉर्म होंगे, ठीक है, टोटल, जो कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 प्लेन मिरर के पास अगर आप सिमेट्रिकली रखेंगे 72 डिग्रीज के आसपास, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ऑप्शन ए बोल रहा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल। ऑप्शन बी बोल रहा है ही रिफ्लेक्टेड लाइट इज लेस ब्राइट दैन द इंसिडेंट ऑफ लाइट। ऑप्शन सी बोल रहा है द सम ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन ऑफ ऑलवेज ग्रेटर दैन 900। ऑप्शन डी बोल रहा है द बीम्स ऑफ द इंसिडेंट लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज एट अनइक्वल एंगल्स। तो इसका सही आंसर हम बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल। जैसे कि आपको बताए थे, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, हमारा जो लाइट होता है एक सरफेस पे गिरता है इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्शन है। तो ये रिफ्लेक्शन जो होता है लाइट का, इसका स्टेटमेंट क्या सही बोल रहा है। तो आप बताए थे आपको इससे पहले कि एंगल ऑफ जो इंसिडेंट है, जो लाइन आ रही है और जो लाइन पास हो रही है, बाउंस बैक हो रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दो भी सेम होते हैं। तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट सही लगा। तो थर्ड क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज। हमारा जो प्लेन मिरर होता है उसका फोकल लेंथ कितना होगा, ये जानने के लिए हमें बोल रहा है। तो हम यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है इनफाइनाइट, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी -25 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इनफाइनाइट। हमारा जो प्लेन मिरर होता है, हम इसके फोकल लेंथ को अभी तक कोई जाना नहीं है और ना हम जान सकते हैं, ये इनफाइनाइट रहेगा, ठीक है। मतलब ये $100 मिलियन या आप 100 मिलियन बोलो या 1000 मिलियन, जितना ही नंबर बोला आप उतना, ठीक है। प्लेन मिरर का कोई यहाँ पर फोकल लेंथ नहीं है बच्चों, ठीक है, ये इनफाइनाइट फोकल लेंथ रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन में है कि व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर, तो आपको लगाना है इनफाइनाइट आंसर, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर लग जाएगा ऑप्शन बी इनफाइनाइट। अब हम बढ़ेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन ये है, ए बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर फॉर्म्स ए रियल इमेज ऑन रिफ्लेक्शन द इंसिडेंट बीम इज। अब देखो हमारा ये बोल रहा है कि अगर कोई इंसिडेंट लाइट एक प्लेन मिरर के पास पड़ जाएगी तो वो जो रियल इमेज है वो रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो इस इंसिडेंट बीम को हम क्या बोलेंगे, मतलब किस एंगल में होगी वो। ऑप्शन ए बोल रहा है पैरेलल, ऑप्शन बी बोल रहा है कन्वर्जेंट, ऑप्शन सी बोल रहा है डाइवर्जेंट, ऑप्शन डी नॉट सर्टन, यानी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन इसका बी सही होने वाला है, जो कि कन्वर्जेंट जो एंगल होती है, ठीक है, यही हमारा इंसिडेंट बीम जो है ये फॉर्म होगा, मतलब कन्वर्जेंट, ठीक है। जैसे कि आपकी जो भी इंसिडेंट लाइन है, इंसिडेंट जो लाइट है, या अगर कोई भी प्लेन मिरर के पास वो फॉर्म हो जाएगी, जैसे कि रियल इमेज के साथ रिफ्लेक्शन होकर, ये हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे, ए स्टूडेंट कंडक्ट्स एन एक्टिविटी यूजिंग ए कॉन्केव मिरर विद a focal length of 10 centimeter. He placed the object 15 centimeter from the mirror. Where is the image likely to form? अब देखो क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट, ठीक है, मान के चलो ये आप है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, जैसे कि एक कॉन्केव मिरर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है कॉन्केव मिरर। तो ये क्या कर रहा है, कॉन्केव मिरर ले रहा है, ठीक है। कॉन्केव मिरर, इसका जो फोकल लेंथ है वो होता है बस यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉन्केव हमारा जो मिरर है इसका 10 सेंटीमीटर हमारा फोकल लेंथ बन गया है। अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हम 15 सेंटीमीटर मिरर से दूर रखेंगे, ठीक है। ये मिरर, ये आपका ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर दूर, ये यहाँ पर आप हो, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है वेयर इज़ द इमेज लाइकली टू फॉर्म, आपका जो इमेज है वो कितने दूरी का जो है यहाँ पर फॉर्म होगा। ऑप्शन ए बोल रहा है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ऑप्शन बी बोल रहा है 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ऑप्शन सी बोल रहा है 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑप्शन डी बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये ऑप्शन डी है बच्चों, ऑप्शन डी बोल रहा है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जो कि 30 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। आपका जो मिरर है, ठीक है, आपका जो मिरर है इसके कुछ आगे ही 30 सेंटीमीटर के पास आपका रियल इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखेंगे सेवेंथ क्वेश्चन,
द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज फॉर्म्ड एट। हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, चाहे कौन सा भी ऑब्जेक्ट ले लो आप, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के पास हम प्लेस कर देते उसको, तो वो किस तरह से फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन ए बोल रहा है द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, क्या वो सेम होगा, जैसा ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या वैसा होगा। या ऑप्शन बी बोल रहा है ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑप्शन सी बोल रहा है हाफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑप्शन डी बोल रहा है बिहाइंड द मिरर। तो इसका सही आंसर बन रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे। ए फुल लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बाई सीन यूजिंग। अब हमारा जो इमेज होता है फुल लेंथ इमेज, अगर हम इसको डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग से देखें तो हम मतलब किस तरह से उसमें डेफिनेटली दिख जाएंगे। ऑप्शन ए बोल रहे हैं यहाँ पर ए कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन बी है ए कॉनकेव मिरर, ऑप्शन सी है ए प्लेन मिरर, और यहाँ पर ऑप्शन डी बोल रहा है बोथ कॉनकेव एज वेल एज प्लेन मिरर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ए कॉन्वेक्स मिरर। अब हम देखेंगे 9th क्वेश्चन। ए स्टूडेंट कंडक्ट्स an activity using a flask of height 15 centimeter and a concave mirror. He finds that the image formed is 45 centimeter is height in height. What is the magnificence of the image? Option A -3 times, option B -1/3 times, option C 1/3 times, option D 3 times. तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 3 times। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे 11th क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इंसिडेंट ऑन इट। अब नंबर ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा पैरेलल बीम है लाइट का जो कि एक पॉइंट सोर्स से वो ट्रांसफर हो यानी ट्रैवल हो। ऑप्शन ए बोल रहा है कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन बी बोल रहा है कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस, ऑप्शन सी बोल रहा है टू प्लेन मिरर्स प्लेस्ड एट 90 डिग्रीज टू ईच अदर, ऑप्शन डी बोल रहा है कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस। तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर यानी कॉन्वेक्स लेंस। अब देखेंगे 11th क्वेश्चन। ए स्टूडेंट स्टडीज दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 30 मतलब 3 lakhs। ठीक है, ये 5 zeros है बच्चों। ठीक है, ए स्टूडेंट स्टडीज दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 lakhs किलोमीटर पर सेकेंड, वेर एज द स्पीड ऑफ in a glass slab is about 1,97,000 kilometer per second. What causes a difference in the speed of light in these two medium यानी मीडिया। अब ऑप्शन ए बोल रहा है यहाँ पर डिफरेंस इज डेंसिटी, ऑप्शन बी बोल रहा है डिफरेंस इन टेम्परेचर, ऑप्शन सी बोल रहा है डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ लाइट, ऑप्शन डी डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो। तो इसका आंसर ऑप्शन ए डिफरेंस इन डेंसिटी। ठीक है, अब हमारे जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। ठीक है, तो उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है जो कि एयर पर आ रही है वो आ रही है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, जैसे कि जो स्पीड ऑफ ग्लास स्लैब है उसमें क्या हो रहा है 1,97,000 किलोमीटर पर सेकंड। ये इधर एक दूसरी ग्लास की स्पीड जा रही है। तो ये जो एवरेज हम मान के चलेंगे तो इसके बीच जो है लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट क्या कॉज होगी, तो डिफरेंस इन डेंसिटी में जो है इनका डिफरेंस आएगा। तो ऑप्शन ए सही बन जाएगा 11th क्वेश्चन का। अब हम देखेंगे 12th क्वेश्चन। ए बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर फॉर्म्स ए रियल इमेज ऑन रिफ्लेक्शन। हमारा जो बीम ऑफ लाइट होता है इंसिडेंट का, ये प्लेन मिरर पर क्या होता है, एक रियल इमेज बन जाता है रिफ्लेक्शन पे। ठीक है, द इंसिडेंट बीम इज, उस इंसिडेंट को हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए देखिए पैरेलल, ऑप्शन बी देखिए कन्वर्जेंट, ऑप्शन सी डाइवर्जेंट, और ऑप्शन डी नॉट सर्टेन। तो ऑप्शन बी सही है कन्वर्जेंट। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे 13 क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 40 centimeter in front of a concave mirror of a focal length of 20 centimeter. The image produced is। अब एक यहाँ पर हमारा मिरर हो गया। ठीक है, ये मिरर के 40 सेंटीमीटर के पास एक हम मतलब ये कॉन्केव मिरर है। ठीक है, 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट। अब ये जो हमारा कॉन्केव मिरर है इसके 40 सेंटीमीटर के पास हम एक ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, इसका फोकल लेंथ रहेगा हमारे यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। तो जो इमेज है ये कैसे प्रोड्यूस होगा यानी कहाँ पर प्रोड्यूस होगा, मतलब किस तरह से वो प्रोड्यूस होगा, क्या वो रियल होगा या इन्वर्टेड होगा या वर्चुअल होगा, ये किस तरह से होगा पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए देखेंगे, ऑप्शन की वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, ऑप्शन बी बोल रहा है रियल एंड इरेक्ट, ऑप्शन सी बोल रहा है यहाँ पर रियल इन्वर्टेड एंड द ऑपोजिट साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी बोल रहा है रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एट दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन डी सही होने वाला है हमारे यहाँ पर 14th क्वेश्चन का। ठीक है, 13 क्वेश्चन का। अब यहाँ पर 14 क्वेश्चन देखिए। अ स्टूडेंट कंडक्ट्स
एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस। एक स्टूडेंट ऐसा है कि उनके स्कूल में एक फेस्ट चल रहा है, ठीक है, टेक फेस्ट मान के चलो, तो वो क्या कर रहा है यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट बन रहा है कॉन्वेक्स लेंस को लेकर, ठीक है। आप एक स्टूडेंट हो, आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, एक कॉन्वेक्स जो लेंस होता है आप इस पे ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। वो एक्सपेरिमेंट क्या है आप देखिए पहले। ही प्लेसेस द ऑब्जेक्ट एट द डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर in front of lens and observes that the image is formed at the distance of 30 सेंटीमीटर। अब ये क्या कर रहा है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये क्या कर रहा है 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस तो इसका ऑब्जेक्ट रहेगा, लेकिन 30 सेंटीमीटर के पास उसका यहाँ पर इमेज दिख रहा है। व्हाट इज़ द पावर ऑफ लेंस, ये लेंस का पावर क्या होगा। ऑप्शन ए बोल रहा है यहाँ पर 0.005 डायोप्ट्रेट, ऑप्शन बी बोल रहा है 0.05 डायोप्ट्रेट, ठीक है, डायोप्टर। अब ऑप्शन सी देखिए 5 डायोप्टर, ऑप्शन डी बोल रहा है 50 डायोप्टर। तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 5 डायोप्टर आपका ये लेंस का पावर बन जाएगा। यहाँ पर 15 क्वेश्चन देखिए। एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन ए स्क्रीन विच इज़ अबाउट 36 सेंटीमीटर यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस। एक इमेज जो है आपके स्क्रीन पे 36 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, लेंस के ऊपर, लेंस के माध्यम से। द इमेज प्रोड्यूस इज़ अबाउट 3 टाइम्स, आपका जो इमेज है वो 3 टाइम्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगा। द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का साइज़ पूछ रहा है, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखो ऑप्शन ए है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 33 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी बोल रहा है यहाँ पर 39 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 108 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए सही है, 12 सेंटीमीटर्स आपका जो है ये साइज़ बन जाएगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब हम देखेंगे 16th क्वेश्चन। इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स देखो स्पेरिकल मिरर इज, हमारा जो स्पेरिकल मिरर होता है इसमें कॉन्वेक्स जो है एक इमेज फॉर्म हो रहा है, तो किस तरह से हो रहा है। ऑप्शन ए देखिए, क्या वर्चुअल हो रहा है वो, क्या वो रियल हो रहा है, या फिर वो एनलार्ज या इन्वर्टेड, ये क्या हो रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो रहा है, जो कि वर्चुअल इमेज जो है हमारे कॉन्वेक्स जो स्पेरिकल मिरर है इसमें फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 17 क्वेश्चन। स्टूडेंट स्टडीज दैट ए कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज। एक स्टूडेंट क्या पढ़ रहा है यहाँ पर कि कॉन्वेक्स जो लेंस होते हैं ये ऑलवेज ये वर्चुअल जो इमेज है इसके मतलब एज इट इज़ सेम फॉर्म हो रहे हैं वो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन, उसके पोजीशन को मिला करके। व्हाट कॉजेज द कॉन्वेक्स मिरर टू ऑलवेज फ्रॉम ए वर्चुअल इमेज। ऑप्शन ए देखिए, बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रे नेवर इंटरसेक्ट्स, ऑप्शन बी बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज एट ए सिंगल पॉइंट, ऑप्शन सी बिकॉज द इंसिडेंट रे ट्रेसेस its path back along the principal axis, option D because the incident ray of the convex mirror gets absorbed in the mirror। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका, जो कि एक रिफ्लेक्टेड रे को मतलब इंसेक्ट रे वो कभी नहीं करेगा, इसके कारण ये जो है हमारा जो कॉन्वेक्स यहाँ पर जो मिरर है कॉन्वेक्स का, इसमें वर्चुअल इमेज जो है वो फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं 18 क्वेश्चन। ए 10 mm एक 10 मिलीमीटर लॉन्ग AWL पिन क्या हो रहा है, हम प्लेस रख रहे हैं यहाँ पर in front of pin is formed at 30 सेंटीमीटर in the front of the mirror। ये हमारा मिरर है, ठीक है, मिरर के यहाँ पर 30 सेंटीमीटर के पास एक यहाँ पर हम एक पिन को यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है, ये मिरर है 30 सेंटीमीटर के पास पिन को रख रहे हैं, और इसी के यहाँ पर 10 सेंटीमीटर के पास, ठीक है, 10 सेंटीमीटर के पास हम क्या कर रहे हैं और एक पिन को रख रहे हैं। तो इसका बीच का डिस्टेंस देखने के लिए बोल रहा है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज। अब जो मिरर है इसके बीच का जो फोकल लेंथ होता है इसको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अब इजी क्वेश्चन, इजी आंसर, 30 में से अगर आप 10 निकाल लोगे आपका आंसर बच जाएगा 20। अब देखो ये कैसा, अब -10 आप जो है 10 को निकाल लो, ठीक है, 30 में से अगर आप 10 को निकाल लोगे तो आपका बनेगा आंसर 20। जैसे कि देखो यहाँ -20 आ रहा है, ठीक है, क्यों आ रहा है, देखो ये आपका मिरर 30 सेंटीमीटर यहाँ पर और 10 सेंटीमीटर यहाँ पर एक आपका पिन प्लेस हुआ है, ठीक है। अब ये तो टोटल 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है 10 सेंटीमीटर ये प्लेस में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके पास में आ रहा है, तो ये 10 सेंटीमीटर प्लेस में आएगा, तो ये जो है दूरी पर ये -30 सेंटीमीटर आएगा। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या होगा, अगर है प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 10 में से अगर हम 30 निकालेंगे तो 20, तो आंसर बन गया आपका -20। ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अब चलेंगे हम 19 क्वेश्चन।
Rahul conducts an experiment using an object of height of 10 centimeter on a concave lens with a focal length of 20 centimeter. The object is placed at a distance of 25 centimeter from the lens. Can the image be formed on a screen? Option A, yes, as the image formed will be real. Option B, yes, as the image formed will be erect. Option C देखिए, no, as the image formed will be virtual. Option D, no, as the image formed will be inverted. तो ऑप्शन सी सही है, जो कि इमेज जो होता है वो वर्चुअल फॉर्म होगा. ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, फिर इसके बाद हम सेशन को एंड कर देंगे. मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स. ऑप्शन ए देखिए, इज लेस देन 1. ऑप्शन बी, इज मोर देन 1. ऑप्शन सी, इज इक्वल टू 1. ऑप्शन डी, एंड बी मोर देन और लेस देन 1 डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट. तो आपको आंसर लग जाएगा इसका 20th क्वेश्चन को, ऑप्शन नंबर ए, इज लेस देन 1. तो बच्चों ये आपका लेक्चर है आज का, जो कि हम 1 आवर का लेक्चर लिए, ठीक है, टोटल, जो कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. और इनमें से मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चंस इनमें से पूछे जाएंगे बच्चों. आपको हम जो की पॉइंट्स बताए, आप उन की पॉइंट्स को ज़रूर लिखिए, ठीक है. और हम जो आपको भी 20 क्वेश्चन बताइए, इस 20 क्वेश्चन भी आने के चांसेस है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ ही जाएंगे. वरना ये जो क्वेश्चन होते हैं इनके सिमिलर जितने भी क्वेश्चन बाकी के बचे होते हैं वो भी यहाँ पर आने के बहुत बहुत चांसेस हैं. हम क्या करेंगे, जैसे हमारा सब कुछ 9th का पोर्शन यहाँ पर एंड हो जाएगा, उसके बाद हम तुरंत आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देंगे और आपको अलग अलग तरीके से मॉडल पेपर्स बनाकर आपको दे देंगे, जो कि आपकी प्रैक्टिस तगड़ी हो, ठीक है. तो चलिए मिलते हैं कुछ अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.